दोस्तों अभी आपने जो ये खूबसूरत सा जगह देखा, ये कौन सा जगह है? ये इंडिया का दूसरा हेवन कहा जाता है। यानी कि कश्मीर के बाद अगर कोई इंडिया का कोई हेवन है वो होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये जो 8 स्टेट है इसे कहा जाता है इसका नेचुरल ब्यूटी के कारण। लेकिन जितना ये खूबसूरत है उतना ही यहाँ का इतिहास भी काला है। काला इन द सेंस मतलब यहाँ पर इंसर्जेंसी का इतिहास रहा है, जिससे यहाँ का गवर्नमेंट और यहाँ के लोग हमेशा परेशान रहते हैं और यहाँ पर हमेशा इनस्टेबिलिटी मचा हुआ रहता है। आखिर यहाँ पर इनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? इतना खूबसूरत जगह होने का बावजूद भी यहाँ पर क्या लोगों का समस्या जिसका वजह से यहाँ पर हमेशा इंसर्जेंसी होते रहता है और इंडिया में सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों है कि इतना खूबसूरत स्टेट होने के बावजूद भी, इतना नेचुरल ब्यूटी से घिरा हुआ होने के बावजूद भी यहाँ पर इतना इंसर्जेंसी हमें को देखने को मिलता है? आखिर क्या रीजन है इसका पीछे, और जानेंगे इसका रीजन भी जानेंगे और इसका क्या निवारण है और इसका फ्यूचर में इसका क्या नतीजा निकले, ये सब हम लोग जानेंगे और इसका कैसे करके ये जो प्रॉब्लम है इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आइंदा में और भी इंडिया में कहीं पर भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये सब चीज आज हम लोग जानेंगे आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा ज्योग्राफी जान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल 7 सिस्टर स्टेट और एक सिक्किम को जोड़कर टोटल 8 स्टेट आता है। ये 25 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उससे ये जुड़ा हुआ है। इंडिया असली 25 किलोमीटर का एक पतला सा जमीन का परत है जिससे ये मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट का जो 7 स्टेट है उसे जोड़े रखा है। ये 25 किलोमीटर का बस ये पैच ऑफ लैंड जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भी कहा जाता है। चिकन नेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत चिकन का जो नेक होता है ना, इनका जो नेक होता है कितना पतला होता है, वैसे ही इतना पतला कॉरिडोर है। मतलब इतना पतला नहीं कि मतलब चिकन का जो नेक है, मतलब कंपेयर किया जा रहा है कितना इंडिया इज अ बिग कंट्री। इंडिया का अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडियन मेनलैंड से जुड़ा हुआ है वो उस हिसाब से बोला जाता है कि ये बहुत पतला और बहुत मार्जिनल जमीन है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडियन मेनलैंड से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारा कारण है जिसको वजह से यहाँ पर इंसर्जेंसी होती रहता है और हुआ भी है। तो हमने जान लिया कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि ये इंडिया से सिर्फ 25 किलोमीटर का एक लैंड पैच है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कहा जाता है उसी से ये जुड़ा हुआ है। इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है कि ये रेड क्लिफ जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो लैंड बॉर्डर को जिसने डिमार्कराइज किया था तो उसी ने ये बाउंड्री का लाइन खींचा था। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन कौन सा कंट्री, आपको एक बता के आप हैरान होंगे, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो ये स्टेट है ये 99% बॉर्डर अदर कंट्री से बना बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 1.1 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। तो सोच लिए ये जो कितने स्ट्रेटेजिकली और जियोग्राफिकली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से इंडिया को ज्यादातर जो साउथ ईस्ट एशिया का जो कंट्री है उसका एक्सेस मिलता है। आप मैप में अच्छे से तरीके से देख सकते हैं। तो इतना इसका स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस है जिसका वजह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितना भी है 7 सिस्टर स्टेट और प्लस सिक्किम, ये इंडिया के लिए तो इम्पोर्टेंस है ही है। इंडिया के अलावा जो इंडिया का जो ओपोनेंट कंट्री है मोस्टली चाइना, तो उसके लिए भी ये जो 7 सिस्टर स्टेट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर इनस्टेबिलिटी मचा हुआ रहेगा तो इंडिया हमेशा इनस्टेबल रहेगा। तो इसलिए बार बार बहुत सारे बाहर के जो कंट्री हो तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर इनस्टेबिलिटी मचा हुआ रहे। अब इनस्टेबिलिटी का कारण क्या क्या है वो सब हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं यहाँ पर आबादी इसका क्या है। देखिए नॉर्थ में इसका चाइना और भूटान पड़ता है, म्यांमार ईस्ट में पड़ता है, बांग्लादेश साउथ और वेस्ट में बांग्लादेश पड़ता है। इसका एरिया आपका देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो जितना भी 7 स्टेट है और सिक्किम को लेकर पूरा एरिया 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पड़ता है ये पूरा स्टेट का। ये 8 स्टेट जो है इसका पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया 7.6% ऑफ इंडिया का जितना भी जमीन है उसका 7.6% ऑक्यूपाई करता है। और यहाँ पर आबादी है 39 मिलियन से ज्यादा, भी ज्यादा होगी, अभी का रिसेंट का डेटा नहीं आया, जो इंडिया 3.6% आबादी को कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पर कम से कम मोर देन 500 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं और 400 से अधिक लैंग्वेजेस और डायलेक्ट यहाँ बोला जाता है। तो सोच लीजिए यहाँ पर 500 से ज्यादा एथनिक ग्रुप हो जहाँ पर 400 से ज्यादा अलग अलग लैंग्वेज और डायलेक्ट बोला जाता हो बस इतनी छोटा सा एरिया में, तो आप सोच ही सकते हैं यहाँ पर इंसर्जेंसी का कारण क्या हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि कब कैसे करके इंसर्जेंसी शुरू हुआ। तो शुरुआत में जो ब्रिटिश लोग इंडिया में आए तो यहाँ पर ब्रिटिश लोग ने कभी भी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर कभी भी इंटरफेरेंस नहीं किया। मतलब नॉन इंटरफेरेंस का पॉलिसी हमेशा ब्रिटिशर्स ने अपनाया। किस जगह पर? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितना भी स्टेट है वहाँ पर कभी भी ब्रिटिशर्स ने इंटरफेरेंस नहीं किया। वहाँ का जो पॉलिसी था बस उसे चलने दिया। वहाँ का राजा लोगों पर कभी भी अटैक नहीं किया, ना कभी भी वहाँ पर इंटरफेरेंस किया। बस स्लिप और स्लिप उन लोग को रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है ब्रिटिशर्स लोग को, ब्रिटिशर्स लोग बस रॉ मटेरियल बस वहाँ से लेते थे
और जब उन्हें रॉ मटेरियल मिल जाता था उन लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर कभी भी ध्यान नहीं देते, बस उन लोग लिंक रखे थे नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडियन से, बस सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल के अलावा बाकी किसी भी चीज में उन लोग का इंटरफेरेंस नहीं था ब्रिटिश लोग का। इतना दिन से आपको जाकर 200 साल ब्रिटिश लोग का हो चुका, उससे पहले मुगल लोग में भी बहुत कम इंटरफेरेंस रहा, तो इतना हजारों साल से नॉन इंटरफेरेंस होने का वजह से इन लोग अपने आप को इंडिया से हमेशा ही से अलग समझने लगे। तो जिसका कारण ये था कि जब इंडिया आजाद हुआ तब पूरा देश को इंटीग्रेट करने का बात किया गया और पॉलिसी लाई गई कि पूरा वन नेशन पॉलिसी की पूरा देश को इंटीग्रेट करना और इंडिया बनाना है। तब नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जितने भी ग्रुप है उन लोगों ने इंसर्जेंसी शुरू कर दिया, उन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि अब हमें इंडिया का साथ नहीं रहना है। कारण भी हम लोग जाने क्या क्या कारण है। तो इतना सारा डिफरेंट लैंग्वेज है, ट्राइब्स है, कल्चर है, अलग हिस्ट्री है, इसके लिए इसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथनिसिटी भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितना भी है उसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथनिसिटी भी कहा जाता है। तो शुरुआत हम लोग देखते मिलता है कि सबसे पहला नागा इंसर्जेंसी हुआ, जो नागा हिल्स है 1950 में सबसे पहले यहाँ पर हमें इंसर्जेंसी को देखने को मिलता है। जब नागा लोगों ने बोला कि हमें आजादी चाहिए और इंडियन लोगों ने सिरे से नकार दिया कि हम कोई भी आजादी नहीं देंगे, इसका तब जाकर एक ग्रुप बना जिसका नाम था नागा नेशनल काउंसिल, इसी ने इंसर्जेंसी शुरू किया। फिर 1956 में आर्मी ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया यहाँ पर और ये इस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया। फिर इसके बाद अलग अलग जितने भी स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश हो गया जिसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर भी कहा जाता था, तो यहाँ पर भी इंसर्जेंसी ग्रुप शुरू हो गया, यहाँ पर भी रिवॉल्ट शुरू हो गया। तो इसलिए सबसे शुरुआत नागालैंड में हुआ, जिसका वजह से नागालैंड को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसी, क्योंकि नागालैंड का इंसर्जेंसी के बाद बाकी भी जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जितना भी स्टेट है उन लोग भी इंस्पायर हो गए और उन लोग ने भी अपना लोकल इश्यूज को रेस कर उन लोग भी इंडिया से अलग होने का बात करना शुरू कर दिए। पहले नागालैंड क्या था आपको बता देता हूँ, नागालैंड नाम का कोई स्टेट नहीं हुआ करता, ये एक आसाम का ही पार्ट था। तो इन लोग जब इंडिया जब आजाद हो गए तो इन लोग भी आजादी मांगे लेकिन आजादी नहीं मिला। तो एक लीडर था जिसका नाम था ए.जे. फिजोस, इसने ये आवाज उठाया कि हमें भी आजादी चाहिए और अलग नागा कंट्री चाहिए, लेकिन इंडियन जो आर्मी है ये रिबिलियन था उसे दबा दिया, लेकिन ये दबाने में बहुत टाइम लग गया। फिर जाके आपका NNC है जिसको बोला था नागा नेशनल काउंसिल, ये स्प्लिट होकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बन गया। फिर वो और भी आगे जाकर उसका और फैक्शन बन गया जिसका नाम था इसाक मूविया फैक्शन NSCNIM, और एक और ग्रुप था जिसका नाम था खाफलान फैक्शन यानी कि NSCNK। तो देखिए सबसे पहले NNC बना, फिर वो NNC स्प्लिट होकर NSCN बन गया, फिर NSCN और दो ग्रुप में स्प्लिट, इसका नाम कहा गया इसाक मूविया फैक्शन और दूसरा ग्रुप का नाम था द खाफलान फैक्शन। तो 1987 में ये रिवॉल्ट चलते रहा तो बहुत सारे इंसानों का, मिलिट्री पर्सनल का लाइफ लॉस्ट हो गया, जिसका वजह से आखिरकार 1987 में आजादी तो नहीं मिला लेकिन नागालैंड को भी एक अलग स्टेटहुड का दर्जा मिल गया। फिर मिजोरम में एक ग्रुप उठा जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट, जिसे लीड कर रहे थे लालडेंगा। 1966 में ये ग्रुप ने भी दावा किया कि हमें भी आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। क्यों आजादी चाहिए? क्योंकि मिजोरम भी पहले असम का पार्ट हुआ करता था, असम का जो लुसाई हिल्स है ये उसी का पार्ट हुआ करता था। तो असम एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी इन लोगों पर ध्यान सही से नहीं दिया करते थे, ध्यान नहीं देने के कारण इन लोग ने भी बोला कि नहीं हमें भी अपना अलग कंट्री चाहिए, अलग नेशन चाहिए ताकि हम लोग अपना बात को सामने रख सके। तो ये कारण से मिजोरम में भी रिवॉल्ट शुरू हो गया, जबकि ये मिजोरम असम का ही पार्ट था जिससे लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। फिर बाद में मिजोरम को भी एक अलग स्टेट का दर्जा मिल गया। फिर हम लोग देखते त्रिपुरा में ज्यादातर जो आबादी है वहाँ के जो नेटिव है उन लोगों का आबादी है 60%, लेकिन 1947 में जब देश बंटवारा हुआ और जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारा बंगाली हिंदूज भी यहाँ पर आके बसना शुरू हो गए और यहाँ से बहुत सारा बांग्लादेशी भी आके बसना शुरू हो गए। तो यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है या जो बांग्लादेशी पॉपुलेशन यहाँ पर आके बसना शुरू कर गया और यहाँ के जो नेटिव लोग थे इन लोग का गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो रेशियो है वो बहुत कम हो गया इन कंपेयर टू बंगाली हिंदूज, जिसका वजह से यहाँ के ग्रुप लोग ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया कि उन्हें भी चाहिए था कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जिसका कारण यहाँ पर भी रिवॉल्ट शुरू हो गया। तो 1980s में यहाँ पर एक ग्रुप खड़ा हुआ जिसका नाम था त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स और ये ग्रुप का मेन मकसद था कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का नाम से शुरू तो हुआ लेकिन बाद में इन लोगों का डिमांड रहा कि हमें भी एक अलग कंट्री चाहिए। और आसाम जबकि बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था उसमें त्रिपुरा मिजोरम सब ये सब पहले से इन्वॉल्व थे, लेकिन आसाम में भी इंसर्जेंसी देखने को मिलता है। एक बहुत फेमस ग्रुप इसका नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, जो 1979 में बना। ये ग्रुप बनने का मेन मकसद था कि जो बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आसाम में आके रह रहे थे जिससे यहाँ का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो जा रहा था, उसके खिलाफ इन लोग ने रिवॉल्ट शुरू कर दिया कि हमें यहाँ के नेटिव लोग को रहना, यहाँ पर बाहर से जो भी लोग आए उसे यहाँ से निकाल दो। फिर उसके बाद बहुत सारा ग्रुप बना जिसका जैसा कि बोडो लिबरेशन टाइगर, फिर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, फिर यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी। तो ऐसा बहुत सारा ग्रुप आसाम में खड़ा हो गया, जिससे पहले तो इन लोग ने आवाज उठाया कि हमें जो भी नॉन असामीज पॉपुलेशन
दूसरे जो नॉन नेटिव है उन्हें इधर से निकालिए। लास्ट में इन लोग को बाहरी सहायता मिलने के कारण इन लोग भी आवाज उठाना शुरू करते कि हमें भी आजादी चाहिए, अलग कंट्री चाहिए। फिर मणिपुर में जो इंसर्जेंसी का ओरिजिनेट होता है वो अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट का अगेंस्ट में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मणिपुर का जो किंगडम था उसे फोर्सेबली मर्ज कर दिया गया। तो यहाँ पर के जो लोग थे वो लोग नाखुश थे कि मणिपुर को क्यों इंडिया के साथ फोर्सेबली मर्ज किया गया। तो यहाँ पर एक ग्रुप खड़ा हुआ जिसका नाम था यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो 1964 में बना, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिस्क्रिमिनेशन जो होता मणिपुरी लोगों के साथ वो खत्म किया जाए। फिर एक अकॉर्ड साइन हुआ, अकॉर्ड समझ लीजिए या पीस ट्रीटी समझ लीजिए, वो अकॉर्ड 1972 में साइन होने के बाद इसे आखिरकार एक स्टेट का दर्जा मिल गया। मतलब इंडिया में जब मणिपुर मर्ज हुआ उसके 23 साल बाद 1972 में जाकर इसे आखिरकार स्टेट का दर्जा मिला। फिर मेघालय में क्या कारण था, मेघालय में कौन कौन सा ग्रुप उठे। मेघालय जो है वो असम से कट कर ही बना है, और यहाँ पर मेघालय में जो मेन ग्रुप है गारो, जांटियास और खासी, जो यहाँ का बॉस हिल का भी नाम है। तो और यहाँ पर ये 3 मेन ग्रुप भी है मेघालय का, और इन लोगों का भी मेन मानना था कि हमें भी एक अलग स्टेट चाहिए। लास्ट में इन्हें भी एक अलग स्टेट दिया गया। यहाँ पर का जो मेन इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है उसका नाम याद रख लीजिए, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, GNLA, फिर हाइनी ट्रिब नेशनल लिबरेशन काउंसिल। ये सब मेन ग्रुप है मेघालय के इंसर्जेंसी ग्रुप। फिर अरुणाचल प्रदेश में भी रिवॉल्व हुआ, और अरुणाचल प्रदेश में भी हमें इंसर्जेंसी देखने को मिलता है। उसका कारण क्या था, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पीसफुल स्टेट रहा है। यहाँ पर हिस्ट्री में यहाँ बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये म्यांमार का बॉर्डर और नागालैंड से बॉर्डर शेयर करने की वजह से यहाँ पर भी इंसर्जेंसी देखने को मिलता है। मेन कारण बोला जाता है कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर कुछ इंसर्जेंसी मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसका ग्रुप तब से देखने को मिलता है जब यहाँ पर एक ग्रुप खड़ा हुआ जिसका नाम था अरुणाचल ड्रैगन फोर्स। फिर उसे दोबारा से उसमें डेवलपमेंट हुआ जो बन गया ईस्ट इंडिया लिबरेशन फ्रंट, जो 2001 में बना। यही ग्रुप को डेवलप करके ये ग्रुप बनने के बाद भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी हमें कुछ इंसर्जेंसी को देखने को मिलता है। ये सब मेन कारण यहाँ पर इतनी सिटी तो है ही है, इसका साथ साथ चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी है। अब आते हैं कि आखिर यहाँ पर इंसर्जेंसी जो होता है ये तो देख लिया हम लोगों ने कि कौन कौन सा स्टेट कब कब और क्यों क्यों रिवॉल्व किया, लेकिन आखिर ऐसा क्यों कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आसानी से इंसर्जेंसी पनपा, उसका कारण क्या था। देखिए कारण बहुत सारा पैटर्न। तो एथनिक डिफरेंस, यहाँ के जो ट्राइब है ये लोग मानते हैं कि हम लोग मंगोलाइट ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, और मेनलैंड इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली आर्यन और द्रविडियन रेस को बिलोंग करता है। इंडिया के जो मेनलैंड के जो लोग हैं इन लोग से बहुत हद तक आपको डिफरेंट दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडियन के लोग, और जो मेनलैंड इंडिया के जो लोग हैं इनका भी कुछ गलत कारण है। जिस तरीके से मैरी कॉम आप फिल्म देखिए उसमें भी दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जब मैरी कॉम आती है तो उसे भी सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो जब उन लोगों को सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता और ऐसे ही उन लोग का इथनिसिटी, उन लोग का लैंग्वेज, कल्चर बाकी सब लोगों से अलग है, जब वो लोग जब भी कभी कुछ काम के लिए आते हैं तो यहाँ के लोग भी उन्हें अलग रेस की तरह ट्रीट करते हैं, जिसका वजह से जब उन लोग अपना स्टेट में जाते हैं और जब उन्हें ऐसा इंसर्जेंसी ग्रुप मिलता है और उन्हें बोलते देखिए आप जब मेनलैंड इंडिया में गए थे वहाँ पर किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट मिला, अगर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो लोग मजबूरी में जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें भी अच्छा तरीके से पीसफुली तरीके से हर किसी को ट्रीट करना चाहिए। फिर पॉलिटिकल और गवर्नेंस इशू भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता ही हो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का में सबसे कम रिप्रेजेंटेशन चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सबसे कम रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ ईस्ट स्टेट को ही मिलता है, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कमी। फिर दिल्ली से लॉन्ग रूट भी पड़ता है, और यहाँ पर जो भी अगर लोकल बॉडीज हो या जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली हो या जो भी रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ के जो गवर्नेंस है सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते। ज्यादातर जो यहाँ का जो गवर्नमेंट है ये करप्ट है, और कभी कभी माना जाता है इन लोग का लिंक भी आपका जाकर जो इंसर्जेंसी ग्रुप उन लोग का साथ है, इसका वजह से कभी भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिसी है ये इफेक्टिव नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है यहाँ का जो करप्ट गवर्नमेंट है वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करती, और यहाँ के लोगों को हमेशा सौतेलापन का एहसास दिलाते हैं, जिसका वजह से यहाँ पर इंसर्जेंसी बार बार देखने को मिलता है। और फिर कुछ लोगों का एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ पर जो आसफा लगा हुआ खासकर नागालैंड में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आसफा में क्या होता है इसका पर कभी भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। तो आसफा में समझ लीजिए कि आर्मी को पूरा छूट मिल जाता है कि कभी भी तलाशी लिया जा सकता है, किसी को भी अगर शक हो तो उसे गोली मार दिया जा सकता है। मतलब आर्मी को फुल छूट दे दिया था। ये तभी उस जगह में लगता है जहाँ पर बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल जगह होता है, मतलब जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होता है मिलिटेंसी का, वहाँ पर ये एक्ट लगता है। तो ये एक्ट का कारण से भी बहुत सारे कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग में भी जो लोकल पॉपुलेशन है उन लोग का जान चले गया आर्म फोर्सेस के द्वारा, जिसका वजह से वहाँ पर के जो नॉर्मल आपका जाकर जो लोकल पीपल उन लोग के अंदर भी इंडिया के खिलाफ नफरत है, और जब ऐसे इंसर्जेंसी ग्रुप को मौका मिलता है तो उन लोग आके उसका फायदा उठाते हैं। फिर यहाँ पर का ज्योग्राफिकल कंडीशन का कारण, यहाँ का जो ज्योग्राफी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ का अंडर डेवलप रहने के लिए। बोले कि इतना अच्छा स्टेट है, खूबसूरत होने से नहीं हुआ, यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होता है। जब बारिश होने के कारण यहाँ पर फ्लड रेगुलर होता है, तो यहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टी है वो लगातार बर्बाद होते रहते हैं। तो रेगुलर फ्लड, हाई रेनफॉल के कारण यहाँ पर कभी भी सही तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं हो पाता है।
और रेनफॉल अगर हो रहा है, अगर ड्रेनेज सिस्टम भी सही है, तभी भी वो रेनफॉल का जो पानी है वो कभी भी जमता नहीं। लेकिन यहाँ पर रेगुलर फ्लड होने के कारण यहाँ पर कोई भी तरीका का ड्रेनेज सिस्टम सही तरीका से नहीं, पूरा ड्रेनेज सिस्टम, और पूरा ड्रेनेज सिस्टम का होने के कारण जब बारिश ज्यादा होगा तो फ्लड होना ही होना है, जिसका कारण यहाँ पर का जमीन बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है लैंडस्लाइड का वजह से। यहाँ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाती है वो भी आपको अगर सरकारी प्रोजेक्ट बनाने में कई साल लग जाते हैं, और फिर जब ये लैंडस्लाइड आने की वजह से या फ्लड आने की वजह से जब वो स्ट्रक्चर खराब हो जाता है या टूट जाता है, मान ली कोई ब्रिज था, वो फ्लड आया, वो ब्रिज टूट गया, या कोई लैंडस्लाइड आने की वजह से रास्ता खराब हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो सरकार बहुत टाइम लगा के वो चीज को ठीक करती है, जिसका वजह से वहाँ का डेवलपमेंट बहुत रुक जाता है, जिसका वजह से आम लोगों को तकलीफ होता है। तो आम लोगों को तकलीफ होता है तो इंसर्जेंसी ग्रुप लोगों को मौका मिलता है और उनको बहकाने का कि देखिए सरकार आपको तरफ ध्यान नहीं दे रही है, आपका जरूरत का चीज को पूरा नहीं करे, तो फिर ऐसा कंट्री से आपको लिंक रहने का क्या जरूरत है। फिर नैरो वैली से लैंडस्लाइड रेगुलर होते रहता है, जिसका वजह से यहाँ पर लॉस होते रहता है। मैंने से पहले ही बता दिया कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट, क्योंकि ये ज्यादातर बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, तो जब भी बांग्लादेश या म्यांमार में कभी भी कोई भी इनस्टेबिलिटी आता है तो वहाँ से बहुत हजारों नहीं लाख तादाद पे लोग इंडिया का स्टेट में आ जाते हैं। और आते भी कहाँ पर, ये नॉर्थ स्टेट इंडिया, क्योंकि 99% ये जो बॉर्डर है अपना बाकी कंट्री से शेयर करता है। तो जब भी जो कंट्री है, यानी कि बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, या चाइना हो गया, या आपका जाकर भूटान, नेपाल में तो इतना नहीं होता, भूटान में नहीं, लेकिन खासकर बांग्लादेश और म्यांमार में अभी आपको पता है रिसेंटली म्यांमार में अभी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, जुंटा गवर्नमेंट, जुंटा यानी वहाँ का मिलिट्री रूल चल रहा है। तो वहाँ पर बहुत सारे जो मिलिट्री लोग का दर का वजह से यहाँ पर लोग आके पढ़ा लेते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर डेमोग्राफी भी बदल जाता है। इसकी वजह से यहाँ के इतने जो लोग हैं उन लोगों को लगता है कि हमारा पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जो रिफ्यूजी लोग उन लोगों पर ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर भी इंसर्जेंसी देखने को मिलता है। फिर 1979 में 45,000 इलीगल इमिग्रेंट रजिस्टर्ड हो गया था। आपका जाकर एक इलेक्शन हुआ था आसाम, जिसका नाम था मंगल दाई बाई इलेक्शन। ये बाई इलेक्शन था, मतलब कोई लीडर का बीच में छोड़ दिया था अपना पोस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 45,000 इलीगल इमिग्रेंट भी रजिस्टर्ड था, जिसका वजह से यहाँ का नेटिव पॉपुलेशन है वो बहुत गुस्सा हो गया। उसके बाद फिर असम में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जिसका बाद नीली मैसाचर भी हुआ, फिर असम अकॉर्ड भी साइन हुआ इसी इवेंट के बाद। फिर यहाँ पर बाकी सब स्टेट के हिसाब से इतना अच्छा रोड नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, इंडियन रेलवे नेटवर्क उतना कोई खास नहीं है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा घना है, जिसकी वजह से सही से डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। और कभी भी सरकार अगर मान लीजिए जंगल को काट कर अगर कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने मांगती भी है, तब जाकर फिर भी ये इंसर्जेंट ग्रुप भगाते कि देखिए आपका जंगल, आप जो हजारों सालों से यहाँ पर रह रही है, आपको जमीन छीनने आ रहा है। ये भी एक समस्या है कि सरकार कुछ कर नहीं पाती है। फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बता ही चुका हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी भी मौसम सिंपल नहीं रहता, हमेशा बारिश फ्लड होते रहते हैं, इसके कारण कभी भी डेवलपमेंट सही तरीके से हो नहीं पाता है। और यहाँ पर का एक्सट्रीम कंडीशन, इतना घना फॉरेस्ट होने का वजह से और पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप जो है उन लोग को गुरिल्ला वॉरफेयर करने में मजा आता है। मजा मतलब कि उन लोगों को बेनिफिट मिलता है, और जो नॉर्मल आर्म फोर्स होते हैं उन लोगों को यहाँ पर का टरेन पता नहीं रहता कि कौन सा जमीन कैसा है। इसका वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ पर के इंसर्जेंसी ग्रुप से लड़ने के लिए। और कभी कभी बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि फॉरेन कंट्री है, खासकर चाइना, यहाँ पर सपोर्ट करता है यहाँ के इंसर्जेंस ग्रुप को, जिसमें से एक नाम है उल्फा लीडर है परेश बारुआ। इसे बोला जाता है 1980s के दौरान उल्फा का जो ये लीडर है परेश बारुआ, इसे चाइना ने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था। और 2013 का रिपोर्ट है जिसका नाम है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी शो करता है कि चाइना जो है ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है उसे स्मॉल आर्म्स और लाइट वेपन्स भी प्रोवाइड करते रहता है और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। खुले तौर पर तो चाइना बोलता है कि हम इंडिया का जो इंसर्जेंट ग्रुप है सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बैक हैंड पे पूरा तरीका से सपोर्ट करता है और चाइनीज ग्रे मार्केट से इन लोग को आसानी से चाइनीज वेपन मिल जाता है। ये सब इतना सारा इवेंट हुआ और दिन रात इवेंट चलते आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर इंसर्जेंसी चलते रहा और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट पीस टॉक करते रही है। सबसे पहला गवर्नमेंट पीस टॉक में क्या क्या आया है सामने, MNF जो है एक सक्सेसफुल पीस टॉक गवर्नमेंट का प्रोसेस कामयाब हुआ है, और MNF का पीस टॉक कामयाब होने के कारण यहाँ पर मिलिटेंसी खत्म होकर मिजोरम 1986 में एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया। तो मिजोरम में भी अगर इंसर्जेंसी को कमी देखने को मिलता है, उसका मेन कारण है पीस टॉक की सरकार जो MNF का लीडर है उन लोग से पीस टॉक की, उन लोग को सरेंडर करवा और उन लोग को बेनिफिट दी कि अगर आप सरेंडर करते हैं, जिसके कारण MNF का जो लीडर है उन लोग ने सरेंडर किया और उन लोगों को जो डिमांड था अलग कंट्री का, अलग कंट्री तो नहीं मिला लेकिन अलग स्टेट मिला, जिससे उन लोगों को ऑटोनॉमी बहुत हद तक मिला। और शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत हद तक नॉर्थ ईस्टर्न इसे बहुत हद तक इन्हें आजादी मिला हुआ है बाकी सब इंडियन स्टेट के मुकाबले में। फिर एक और पीस टॉक है शिलांग अकॉर्ड 1975 में NNC के द्वारा हुआ, NNC से किया गया था। नागालैंड का जो ग्रुप है, मैंने इससे पहले बताया कि NNC जो सबसे पहला ग्रुप है जिसने रिवॉल्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, उससे भी इंडियन गवर्नमेंट ने पीस टॉक किया। और फिर 1975 में एक अकॉर्ड साइन हुआ, इसका नाम था शिलांग अकॉर्ड, जिससे नागालैंड में बहुत हद तक इंसर्जेंसी को काबू किया गया। फिर 1988 में त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर ग्रुप जो है त्रिपुरा में, उससे भी पीस टॉक किया गया। फिर
बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल है, उससे भी एग्रीमेंट किया गया 1993 में। फिर बोडो मिलिटेंट, तो ये सब जितना भी अकॉर्ड मैंने अभी बताया, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर से 1988 में जो अकॉर्ड साइन किया गया, फिर बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल एग्रीमेंट 1993 में बोडो मिलिटेंट लोग से साइन किया गया। तो ये इतना सब पीस टॉक होने के बाद और इतना सारा अकॉर्ड साइन होने के बाद और एक सक्सेसफुल अकॉर्ड था ये सब, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, पीस आया और बहुत हद तक इंसर्जेंसी को काबू में लाया गया। और बहुत हद तक यूनियन गवर्नमेंट ये सीज फायर एग्रीमेंट भी करते रहती है बहुत सारे ग्रुप लोगों के साथ, जिसमें से एक ग्रुप है NSCN-IM, इसके साथ भी गवर्नमेंट ने सीज फायर किया। फिर UPDS है, आर्चिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल है, ये सब लोगों का ग्रुप के साथ भी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने सीज फायर कर लिया। अब ये वायलेंस इतना होने का कारण क्या होता है, देखिए जहाँ पर भी वायलेंस होगा वहाँ पर हर एक चीज डेवलपमेंट रुका हुआ रहेगा। सबसे पहला बात 1962 में जब चाइना ने अटैक किया कि अरुणाचल प्रदेश बहुत दिन तक उधर स्टेबिलिटी था, इसका वजह से अरुणाचल प्रदेश में कोई भी कंट्री वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होने से मना की। और आज भी चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है और चाइना सपोर्ट करते रहता है वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप को। तो यहाँ पर कोई भी फॉरेन कंट्री है या फिर खुद देश का जो अच्छा बड़ा जो उद्योग कंपनी है वो लोग यहाँ पर फैक्ट्री लगाने को तरेगा, क्योंकि वो जो भी लगाएगा वो फैक्ट्री नहीं चलेगा, वहाँ पर कभी भी अटैक हो सकता है। तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आता है। फिर टूरिज्म इतना अच्छा स्टेट तो है, लेकिन टूरिस्ट क्या आएगा, कोई टूरिस्ट है उसको किडनैप करके मार दिया गया, दूसरा टूरिस्ट कभी भी यहाँ पर आने से डरेंगे। और यहाँ पर दिन रात अटैक होने के कारण यहाँ पर टूरिज्म अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता है, यहाँ पर कोई अच्छा फैक्ट्री नहीं लग पाता जिसकी वजह से अच्छा नौकरी जनरेट नहीं हो पाता है। और यहाँ पर GDP बाकी सब इंडिया का हिसाब से हमेशा लो रहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हिसाब से यहाँ पर बहुत सारा फर्टिलिटीज हुआ। नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडियन है वहाँ पर बहुत सारा रिपोर्ट किया गया आपका जाकर कैजुअलिटीज सिविलियंस का और सिक्योरिटी फोर्स दोनों का। फिर ऑयडीज असम का पता है, डिब्रूगढ़ बहुत फेमस है, यहाँ पर बहुत सारा तेल है। तो यहाँ को जो मिलिटेंट ग्रुप है ये खास कर ये जो सरकार जो डिब्रूगढ़ हुआ, यहाँ पर बड़ा बड़ा सरकारी फैक्ट्री होता है, ऑयल रिफाइनरी, वहाँ पर भी अटैक करते हैं, गैस पाइपलाइन पे अटैक करता है, उसे उस पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है, वहाँ पर अटैक करते हैं। सरकार का जो रिजर्वायर है वहाँ पर अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पर इनस्टेबिलिटी मचा हुआ रहता है। फिर जो रेल लाइन होता है, रास्ता का पटरी बिछा हुआ रहता है जहाँ से रेल जुड़ता है, तो ये सर्जन ग्रुप क्या करते हैं, वो पटरी को उठा लेता है और लोहा के बेच देते हैं। तो लोहा को बेच के वो तो उनका उठाता है, लेकिन जब वो ट्रेन जब वो आएगा और वहाँ पर पटरी नहीं रहता, ट्रेन क्या होगा, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और ये ट्रेन का पटरी हटा देने से क्या होता है, ये बाकी सब जगह से वो कट जाता है। और ऐसे ही मैंने बताया कि ये सिर्फ 25 किलोमीटर का एक छोटा सा पैच लैंड है, इससे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो अगर मान लीजिए एक रेलवे लाइन या एक ब्रिज उसे अगर बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया था तो वो इंडिया से पूरा तरीका से कट जाएगा। तो यही चीज आपका जाकर ये लोग जो इंसर्जेंट ग्रुप है ये करते रहते हैं। और यहाँ पर टूरिज्म इससे इफेक्ट होता है, यहाँ पर सही से साइंटिफिक इनोवेशन नहीं हो पाता है और इनस्टेबिलिटी के कारण कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते रहते, और जहाँ जिसके कारण यहाँ पर गरीबी बढ़ते जाता है और GDP भी यहाँ पर सबसे लो है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है, बहुत सारे स्टेप लाया कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो स्टेट है उसे डाला गया है, ताकि यहाँ पर बाकी सब इंडियन स्टेट का हिसाब से एक्स्ट्रा प्रिविलेज और एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिले, ताकि यहाँ का जो इतनी ग्रुप है उनका इंटरनल मैटर पे कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, इन लोगों का जमीन कोई खरीद ना सके, अगर खरीदे तो एक लिमिटेड अमाउंट पे जमीन खरीदे, ताकि यहाँ का जो नेटिव है उन लोगों को लगे नहीं कि बाहर का लोग आकर हमारा रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनर लाइन परमिट भी गवर्नमेंट इशू कर दिए है। इनर लाइन परमिट क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि कोई भी आउटसाइडर जो हो वो यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकता है। और ये आपका जाकर लागू है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में। बिना ILP का इनर लाइन परमिट का आप यहाँ पर आकर ये जो स्टेट है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते, यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट नहीं बन सकते। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी लाया गया है ताकि यहाँ पर ग्रुप को बजाय आर्टिकल 244 सबसेक्शन 1 में इसको 5th शेड्यूल में डाल दिया गया। 5th शेड्यूल में अगर कोई ट्राइब को या कोई एरिया को डाल दिया तो उसका अलग बेनिफिट है। वो कभी मैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जब पॉलिटी में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि 5th शेड्यूल में रहने का क्या बेनिफिट और 6th शेड्यूल में रहने का क्या बेनिफिट है। फिर आर्टिकल 244 सबसेक्शन 2 में ये 6th शेड्यूल में ये आर्टिकल पढ़ता है। 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसमें यहाँ पर का जो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट उसे ऑटोनोमस मिला हुआ है। ऑटोनोमस मिलने के कारण इंडिया का बहुत सारा ऐसा लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है और भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है इन सब स्टेट को। और ये सब आर्टिकल्स, रेगुलेशन, पीस टॉक लाने का बावजूद भी फिर भी गवर्नमेंट जो है वो और भी कुछ काम कर रही है, जैसे कि यहाँ के इतने ग्रुप है उन लोगों से मिलकर इन लोगों का डेवलपमेंट का और इन्हें इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर इन्हें सपोर्ट किया जा रहा है और इन्हें भी मेनलैंड इंडिया पे लाया जा रहा है, इन्हें भी पहचान दिलाया जा रहा है कि ये भी इंडिया का पार्ट है। और अभी आपको भी बहुत सारा मूवी भी देखने को मिलेगा जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो लोगो उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, उनके ऊपर मूवी भी बन रहा है। फिर आर्टिकल 371 और अमेंडमेंट सब क्लॉज ए के तहत नागालैंड को अलग स्पेशल स्टेटस मिला है। जितना भी स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर इंसर्जेंसी देखने को मिलता है वो नागालैंड में देखने को मिलता है। इसी के लिए नागालैंड को अलग से एक अलग स्पेशल स्टेटस दिया गया। अब आते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है इंडिया का। तो 2014 के बाद से यहाँ पर बहुत सारे इंसर्जेंसी में कमी देखने को मिलता है और माना जाता है कि 120 पहले जो रिकॉर्ड
किया गया था, मिलिटेंट ग्रुप था, अब माना जाता है कि वो घटकर 40 हो चुकी है। फिर 80% जो सिविलियन कैजुअलिटीज है उसमें भी कमी आया है, और मिलिट्री पर्सनल का भी कैजुअलिटीज में 75 to 70% का कमी आया है। बहुत हद तक आपका जाकर चाहे सिविलियन हो या इंसर्जेंट ग्रुप हो या आर्म फोर्स, उन लोग का भी जो कैजुअलिटीज है वो कम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अभी स्टेबिलिटी आस्ते आस्ते कर आ रहा है। ये सब भी स्टेट में भी अब कनेक्टिविटी आस्ते आस्ते करके बन रहा है और लोग भी अब मेनलैंड इंडिया से जुड़ रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो इंसर्जेंसी ग्रुप है उसके बारे में जाना, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो स्टेट, ये सब 7 स्टेट प्लस 1 सिक्किम, यहाँ पर क्यों इंसर्जेंसी होता है और क्यों इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर इंसर्जेंसी का कारण क्या है, और फ्यूचर में इंसर्जेंसी ना हो उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, और हमें भी क्या एज ए सिविलियन स्टेप उठाना चाहिए ताकि जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो लोग है उन्हें भी अलग ना लगे इंडिया से, और वो लोग भी इंडिया से इंटीग्रेट हो सके। तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और देखते रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारा चैनल को।